बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर एक मरतबा अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाने का दिन है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और कारकुन वहाँ मौजूद थे, तो ये कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब से ज़रूर आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये यकीन दहानी होने के बाद रात गए उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मसला ये है कि इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है और वो जालिम को जालिम कहने से बाज नहीं आ रहे। यानी वो ये साफ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये किया, आसिम मुनीर साहब ने वो किया, ये अपने इक़्तिदार और ताकत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब टारगेट करते हैं आसिम मुनीर को डायरेक्टली, और ये बात आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देती है। यह है सादी कहानी। अब इसमें इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जेल के अमले को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब की बहनों ने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि 10,000 लोग तो हमारे साथ जाएं कम से कम अडयाला जेल के बाहर, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव हो। अब कराची में तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, हैदराबाद में भी निकल आए। क्या यहाँ पंजाब से इतने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे और निकलकर अडयाला जेल जाएंगे? तो आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर इम्तिहान है। ख़ास तौर पे जो पंजाब से अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका, और जो ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका। लोग तो आ जाते हैं लेकिन अरकान असम्बली का आना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अरकान असम्बली को आना चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों का देखिए पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब इमरान खान के पास इतना बड़ा ओहदा था, तब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फ़ायदे शायदे उन्होंने नहीं उठाए। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वरना आज वो भी जेलों में होते। यानी वो तो जेलों में डालने का तो बहाना ही चाहिए ना। अगर इतनी सी चीज़ भी मिल जाती तो जेलों में डाल देते। तो उन्होंने कोई ना सियासत पहले की है तो ना आइंदा करनी। उनका मामला अपने भाई तक है। इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं तो वो एहतजाज करने आ जाती हैं, या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो अडयाला जेल ज़रूर पहुंचती हैं। इमरान खान साहब की एक बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और अपने ज़ाती ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी किया है। ये हसन नियाज़ी की वालदा भी हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल क़ैद तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई में कैद रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तन्हाई में कैद को वाज़े तौर पर तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके इंतहाई बुनियादी और कानूनी हकूक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। कानून के तहत हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला को इमरान खान से मुलाकात का हक हासिल है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने ऑर्डर भी दिया हुआ है। कल बरोज मंगल यानी आज के दिन में दोपहर 1 बजे आपसे अपील है कि अडयाला जेल के बाहर ख़त्म कुरान में हमारे साथ शामिल हो, जिसके बाद नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ की जाएगी। ये दुआ इमरान खान, बुशरा बीबी और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान भर और दुनिया भर के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पर इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करने की उन्होंने इस्तदा की है। तो जनाब, ये इमरान खान साहब की बहन का स्टेटमेंट है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुँचते हैं। पंजाब में फसाइयत बहुत ज़्यादा है, जुल्म बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडयाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न में हज़ारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और फिर शाम को आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहाँ पर बनी है। दूसरा नाज़रीन, सारे के सारे तज्ज़ियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की हैं।
तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए, और इन्होंने तज्जियाकारों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और चंद दानिश्वरों के ज़रिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वज़रा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द हैं, ये वो है वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज़ है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज़ होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलअदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलअदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ़ मुज़ाकरात करेगा? भी मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाना चाहिए, जैसा कि सुहेल अफरीदी ने बिठाया था। एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी, और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात हैं वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सुहेल अफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के भाई वहाँ काबीना काम कर रही है, वहाँ सिस्टम काम कर रहा है। एक वज़ीर आला ज़्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहाँ काम करता है। एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ। इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया, तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है, और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज़ है उसके ज़रिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के, कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेकें ही नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया है। वहाँ कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते, 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं, वहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरी तरफ एक वज़ीर आला इकॉनमी क्लास में अपने खर्चे पे जाता है एक और सूबे में, और वहाँ जाके एक पॉलिटिकल मूव करता है, पाकिस्तानियों को निजात दिलाने की कोशिश करता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त जबर, जुल्म और फस्तायत हो रही, जो एक जाली मैंडेट पे हुकूमत बिठाई हुई है, उसके खिलाफ जब वो आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर सारा मीडिया चीखता है, बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमारी जाती है पूरा पूरा टब्बर लेके, मुलाजमों को लेके, खादमाओं को लेकर, और वो दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है अब तक, और कई कई दिन के टूर्स, हफ्ते हफ्ते, 1.5 हफ्ते के टूर्स करके आती है, तब कोई सवाल ही नहीं पूछता, तब कोई बात ही नहीं करता। वो अपने साथ चीफ सेक्रेटरी को भी ले जाती है सामान उठाने के लिए। वो चीफ सेक्रेटरी बेचारा पीछे पीछे मुलाजमों की तरह फिर रहा होता है, वहां कोई सवाल नहीं उठाता। यहां जनाब सारे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी को भी छोड़ के गया, आईजी को भी छोड़ के गया, सारे ब्यूरोक्रेट को छोड़ के गया कि जनाब आप अपना काम करते रहें। ये एक बड़ी अजीबोगरीब और एक मुनाफकत है पाकिस्तान की मीडिया की, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामले में पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। अब कोर कमांडर को जो खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से कि आए और आकर ब्रीफिंग दें सिक्योरिटी के मामला पे, इस पे 2 अलग अलग राय पैदा हो गई। एक राय तो यह है कि तरीक़ाकार गलत इस्तेमाल किया गया, ये डायरेक्ट रब्ता नहीं हो सकता जनाब, आपको वजारत दिफा से रब्ता करना चाहिए था, यानी वफाकी हुकूमत से रब्ता करते वजारत दिफा के ज़रिए से ये ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया जाता, तो आपने ठीक चैनल इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग ये शिकवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेर अली अरबाब ये कहते हैं
कि जनाब ये आइन के मुताबिक है, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है तमाम इदारों का, और जो इदारे ऑपरेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो उनसे रब्ता कर सकता है और उनको बुला सकता है। एक राय ये भी है। लेकिन देखें पाकिस्तान में कौन सा काम तरीके के साथ हो रहा है। अगर कोर कमांडर ने मिलना है वजीर आला से तो क्या वो वजीर आजम का फ़ोन करवा के या वफाक के थ्रू वजारत दिफा का लेटर भिजवा के रिक्वेस्ट करके ऐसे करके आके मिलता है? नहीं, वो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, जनाब मिलना चाहते हैं वजीर आला से, तो वजीर आला का ऑफिस कहता है आओ जी मिल लो। तो यही हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो कोई भी चीज़ कानून और आइन के मुताबिक नहीं हो रही, और इतनी इमरजेंसी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, एक दहशतगर्दी चल रही है, एक कोर कमांडर को कहा है कि आओ और आकर ब्रीफिंग दो, बताओ यहाँ चल क्या रहा है। तो ये तो कोई गलत मुतालबा नहीं है अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, और इसके ऊपर आकर ब्रीफिंग जरूर दी जानी चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ना दी जाए। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में कट्टा खोला हुआ है सबने मिलकर, और सहाफ़ियों के जरिए ये कट्टा खोला गया। कुछ सहाफ़ी इस कट्टे को खोलते हैं, कुछ इसको बांध देते हैं। कुछ कहते हैं जी एक नया वंडर बॉय लाया जाएगा, कुछ कहते हैं जी कोई नया वंडर बॉय नहीं आएगा, कुछ कहते हैं जी शहबाज शरीफ को चंद महीने का टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लिहाजा नया वज़ीर आज़म लाया जाएगा उसके बाद, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। ये सब आपको बेचने के लिए सौदा है, ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है। ये सारे ना एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म मिल ही नहीं सकता। ऐसा शानदार खुशामदी वज़ीर आज़म जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी नाम लिया, वो नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिम मुनीर को ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा, जो मर्जी चिराग लेके ढूंढे इतना खिदमत गुजार आदमी नहीं मिलेगा। तो इसको क्यों छोड़ेगा वो? दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ भी नहीं मिलेगा कि 17 सीटों से उठा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया, और ना सिर्फ 17 सीटों से उठा के पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके सादा अक्सरियत भी दिलवा दी। और अगर इसी तरह हालात रहे तो ये 2/3 अक्सरियत भी दिला देंगे। तो शहबाज शरीफ को ऐसा, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको डर है कि इमरान खान और इमरान खान का क्राउड इनको खा जाएगा। तो इमरान खान से बचना है तो इन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं सियासतदानों के पीछे छुपना है, और इन्हीं सियासतदानों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारे चलना है। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये वंडर बॉय कहां से आएगा? भाई वंडर बॉय कहता है, कोई बंदर बॉय कहता है, कोई कहता है जी लफंडर बॉय कहता है, कोई जनाब मुझे अभी मैं एक और डंगर बॉय भी सुन रहा था मैं। ये सारे काम डंगरों वाले ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये जोन सा मर्जी बॉय ले, पाकिस्तान नहीं चलना है इनसे। ये अगर पैसे मांग तांग के इकट्ठे भी कर लेंगे ना, अवाम को पीस के, अवाम का खून और पसीना नचोड़ के, ये पैसा छीन के इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये नियत कर चुके हैं कि इनके साथ नहीं चलना हमने। पाकिस्तानियों को ये शक्लें ही पसंद नहीं है। जब पाकिस्तानियों को ये लोग पसंद ही नहीं है, पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आसिम मुनीर का और इमरान खान साहब का एक सर्वे करवाया था। मैं ये कहता हूं जो सबसे तगड़ा अकाउंट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी सर्वे करवा कर देख ले, इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, तो आपको लग पता जाएगा कि 5% लोग भी नहीं खड़े होंगे। 28,000 में से हमें सिर्फ 2 बंदे मिले थे मेरे अकाउंट पे। 28,000 वोटों में से सिर्फ 2 बंदे मिले थे जिन्होंने पसंद किया था आसिम मुनीर को, बाकी बंदे इमरान खान को पसंद कर रहे थे। तो ये सर्वे आप खुद करवा के देख लें, इदारा करवा कर देख लें। तो लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ना, जिस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जिन शक्लों को रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लोग अब नहीं चलने के। लोग पाकिस्तान से पैसा भी निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लोग खुद भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन देखें वक्त कैसा बदलता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और उससे उन्होंने खिताब भी किया। एक वक्त हमारे उलमा इकराम ये समझते थे कि तस्वीर बनाना हराम है, वीडियो बनाना हराम है। आज डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम की जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडर शिरकत कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब। कैसे वक्त बदलता है। तो उन्होंने कहा 27वीं तरमीम ने यह बता दिया है कि अब जंग नजरियात की नहीं है बल्कि अथॉरिटी की है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। अब फैसले पिंडी में होंगे और कानून साजी इस्लामाबाद में होगी। कुर्सी पर बैठे हुक्मरान डमी भी हैं और सिर्फ गालियां खाने के लिए बैठाए गए हैं कि गालियां इनको पड़ जाएं, असल जिम्मेदार कोई और है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, एक और बात की कि क्या दुनिया में कहीं होता है कि किसी को ज़िंदगी भर के लिए कानून से
मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। आज किसी शख्स की पाकिस्तान से वफादारी की कोई कीमत नहीं जब तक कि वो उनका वफादार ना हो जाए। उनका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का, उनका मतलब उन्हीं लोगों का जो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनकी वफादारी करे, पाकिस्तान का वफादार हो या ना हो। पीपल्स पार्टी ने एक रोला डाल दिया नाज़रीन, अजीबोगरीब किस्म का। वो ये कहते हैं जी बड़ा स्याह दिन है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर कोई ऑर्डिनेंस। देखें, ऑर्डिनेंस का एक तरीका होता है, ऑर्डिनेंस जब भी आता है ना तो वो सदर के दस्तखत के बाद वो मंजूर हो जाता है। तो इन्होंने, हुकूमत ने एक जारी कर दिया, सदर के दस्तखत के बगैर ही उन्होंने ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया कि जनाब ये आ गया और नाफजुल अमल हो गया। तो पीपल्स पार्टी ऐसे हसास बन गई जैसे कि वो सचमुच इक़्तिदार में है। और भाई जिनकी हुकूमत है, जिनके पास ताकत है, वो जाने उनका ऑर्डिनेंस जा रहे हैं। आप ना 3 में ना 13 में, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जाली फार्म 47 पे आप सबको एमएनए बनाया हुआ है। जाली फार्म 47 के ऊपर आपकी हुकूमतें खड़ी हुई हैं। मैंडेट आपके पास है नहीं है। ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आपको पाउंड होकर पीने चाहिए, उनके जूते चाट के साफ करने चाहिए, जिन्होंने आपको बदतरीन शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार में लाके बैठा दिया है। और अब आप नखरे कर रहे हैं कि जनाब हमारे दस्तखत नहीं होंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं होगा। अपनी औकात के अंदर आपको रहना चाहिए। अभी जरदारी साहब को एक झटका देंगे ना वो, तो जरदारी साहब कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल छोटा मोटा पीपल्स पार्टी ने किया है, हुकूमत ने भी हल्का फुल्का किया। ये तवज्जो भटकाने की कोशिशें होती है कि जनाब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, जनाब वज़ीर आज़म खतरे में है, ताकि कोई तहरीकी खड़ी ना हो। यानी जब भी हुकूमत लोगों को खतरे में लग रही होती है ना, तो लोग कहते हैं ठीक है आप ही खुद ही गिरने लगी है। ये लोगों को ये लगता है, और ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि अवाम को इधर उधर आरे लगाया जाए। नाज़रीन, साद रिजवी की पार्टी ने पहली मरतबा रिजवी बरादरान की जबरी गुमशुदगी के ऊपर दावा कर दिया है। देखिए, मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा था और मेरे पास ये खबर थी उस दिन। वहां जो मकामी लोग हैं, मैं अभी भी उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो लोग बहुत खतरे में हैं। मुझे पहले दिन ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि रिजवी बरादरान को एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, और मैं पहले दिन से आपको ये खबर दे रहा हूं कि वो इदारों की जबरी तौर पे हिरासत में है, उन्हें गुमशुदा किया गया है। बल्कि कुछ सोर्सेज ने मुझे ये भी बताया कि उन्हें कहां रखा गया है। अब वो मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए, वो जो सोर्स है उसने ये बात की है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं। लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि पहले दिन इनको एजेंसियां उठाकर ले गई थी, और 13 अक्टूबर का ये वाकया है। तो 12 जनवरी को जाके, यानी 3 महीने के बाद, तहरीक लब्बैक का जो शोबा इतलात है उसने पहली मरतबा ये बात कंफर्म की कि जो रिजवी बरादरान है वो जबरी तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी एजेंसियों की हिरासत में है। तो आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ये पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है कि दो भाई हैं, दोनों को उठा लिया, मौलवियों को, और उठा के, चाहे वो बहुत बड़े मुजरिम हो, चाहे वो बहुत ही गलत लोग हों, मेरे उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, और मेरी तो उन्होंने जान भी खतरे में डाली 1-2 दफा। मेरे साथ तो बहुत बदतमीजी की है इन्होंने, तहरीक लब्बैक वालों ने, हमसे तो दू बदू आमने सामने आके लड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये क्या बकवास है कि आप उठाएं और उठा के किसी को जबरी तौर पे लापता कर दें। भाई छोड़ो उनको, उन्हें उनके घर आने दें। अगर आपने पकड़ना है तो कानून के मुताबिक पकड़े, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। ये बड़ी सख्त ज्यादती उनके साथ की जा रही है। नाज़रीन, एक और दावा पाकिस्तान में सामने आ रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि पाकिस्तान जो है वो तैयारे, जेट तैयारे बना रहा है, जो दुनिया को बेच के पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा है, और इससे पाकिस्तान बहुत अमीर हो जाएगा। अलीम खान ने एक अजीबोगरीब किस्म का जलसा किया। अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूं कि बंदा उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। सारे बंदे रोटी का वेट कर रहे थे, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो सामने लीडर बातें लोगों से कर रहा है। ये नवाज शरीफ के साथ भी होता है। जब बयानिया नहीं होता ना लीडर के पास, तो वो बेचारे पैसे वैसे दे के बंदे इकट्ठे करके खाना पूरी करते रहते हैं। तो अलीम खान ने भी ये बात की, कुछ और लोगों ने भी ये बात की ना, हमारे तैयारे बहुत बिकने वाले हैं, उन तैयारों से हमें बहुत ज्यादा डॉलर्स मिलने वाले हैं। तो कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। एक तो अगर कोई ये समझता है कि ये अरब ममालिक हमसे तैयारे लेंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अमेरिकन तैयारे लेते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना के हथियार ये ममालिक खरीदें, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि हमने अरब ममालिक के पैसे देने हैं, तो हो सकता है किसी और को तैयारे बेच के वो अपने पैसे पूरे कर लें और बीच में एक डीलर के तौर पे आ जाए। होता है, ये भी होता है। ये जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं उनको ये पता है कि कैसे होता है।
तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में है और इस पे शफकत कुरैशी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी हुई है। कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बेच के इतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाए। मईशत कभी भी एक हथियार बेचने पे खड़ी हो नहीं सकती या खाली हथियार बेचने पे खड़ी हो नहीं सकती। मईशत खड़ी होती है अलग अलग चीज़ों के साथ। आप हर चीज़ में डाउन जा रहे हैं, सिर्फ दिफा में आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपकी मईशत खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूं कैसे। कामरा के अंदर पाकिस्तान JF-17 थंडर बनाता है। हमारी जो सलाहियत है वो 1.5 से 2 दर्जन तैयारे हम पूरे साल के अंदर बनाते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो तैयारे हैं अपने पास वो 150 हैं अपने इस्तेमाल के लिए। हमें अपनी ज़रूरत के लिए मजीद कोई 50 तैयारे चाहिए जो हमने बनाने हैं। यानी 2 साल मजीद अगर हम तैयारे बनाते रहे तो हम बमुश्किल अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हम जो तैयारे बनाते हैं ना, इनका ज़्यादातर जो स्पेयर पार्ट वो रशिया से और चाइना से आता है। यानी जो तैयारे हम बना रहे हैं इनका जो स्पेयर पार्ट है वो चाइना से आता है और रशिया से आता है। इसके जो एवियोनिक्स हैं वो भी वहीं से आते हैं, इनके जो इंजन हैं वो भी वहीं से आते हैं और बहुत सारे पुर्जे जो हैं वो भी वहीं से आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ममालिक पाकिस्तान से तैयारे खरीदना चाहते हैं वो चंद साल इंतजार करेंगे कि सालों के बाद उनको डिलीवरी हो? नंबर 1। नंबर 2, क्या इतने ऑर्डर पूरे करने के लिए रूस और चीन इतनी बड़ी तादाद में इंजन और एवियोनिक्स बर वक्त डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं? क्या पाकिस्तान के पास तैयारों के ऑर्डर पूरा करने के लिए कम से कम पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए ना तैयारों के ऑर्डर पूरे करने के लिए, वो $5 अरब का इंपोर्ट बिल अदा करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? चलिए, अगर बहुत ही जबरदस्त आपका मामला चले ना और ये सारी चीजें आपके पास हों कि जनाब रशिया और चाइना आपको धड़ाधड़ इंजन और एवियोनिक्स और दीगर पुर्जे सारे के सारे वो आपको दे रहे हैं, ममालिक भी कह रहे हैं जी हम इंतजार कर लेंगे, एडवांस में आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और आपने ये जो इंपोर्ट बिल का जो खर्चा है, जो $5 अरब का इंपोर्ट बिल बनेगा, वो खर्चा भी आपका जो है वो आपने अरेंज कर लिया, ये सारा कुछ हो गया। तो फिर भी पाकिस्तान को जो बचत होगी ना ये तैयारे बेच के, वो 1 साल में आप $1 अरब तक की बचत कर सकते हैं। तो क्या $1 अरब पाकिस्तान की मईशत को उठा देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवरसीज पाकिस्तानी को 30 से 40 अरब डॉलर भेजते हैं हर साल। तो ये तैयारे बेचकर हम अगर $1 अरब का मुनाफा कमा लें, बहुत, तो $1.5 अरब कमा लें मुनाफा, तो क्या ये पाकिस्तान को खड़ा कर देगा? नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत फायदा देगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत पैसा आ सकता है, वो अपने बहुत सारे तैयारे फ्री में तैयार कर सकते हैं, वो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। ये उनको तो बेनिफिट देगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देगा, ये बेवकूफ़ी और जहालत वाली बात है। ये जो लोग कह रहे हैं ना, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि मईशत कितनी बड़ी चीज़ है और ये बहुत पीनट है उसके सामने। नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा है और अमेरिका धमकियां भी लगा रहा है, साथ साथ ये खबरें भी चलवा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस ने मना किया है ट्रंप को कि अटैक नहीं करना। देखिए, अमेरिका खबरें कुछ और चलवाता है और करता कुछ और है। हमेशा इसी तरह खब्बी दिखा के सज्जी मारते हैं। लेकिन ईरान ने बहुत एक्सपोज किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरान ने ना सिर्फ बहुत सारे बंदे पकड़ लिए जो वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे थे, 350 मसाजिद को वहाँ पे आग लगाई गई है। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गोली चला रहे थे और वो वीडियोस दिखाई गई हैं आलमी मीडिया को भी और वहाँ मौजूद लोगों को भी, और गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दिखाई गई हैं। और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि ये जानबूझकर ईरान में हालात ख़राब किए जा रहे थे। और अब जो ईरान का रजीम है उसके खिलाफ निकलने वाले लोगों की तादाद तो आपने देख ली। जो ईरान के रजीम के हक में लोग निकले हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में निकला है। हर तरफ सड़कों पे, पुलों पे, चौकों में, चौराहों में, वो जहाँ तक हेलीकॉप्टर के मनाजिर जा रहे थे लोग ही लोग खड़े थे। तो ईरान का जो मौजूदा रजीम है उसकी हमायत भी शो हो गई कि वो कितने बड़े पैमाने पे और कितने बड़े पैमाने पर लोग अब भी ईरान के मौजूदा रजीम के साथ खड़े। तो क्या अटैक होगा? ईरान ने भी वापस जवाब दिया, उन्होंने कहा जी अगर हम पे अटैक होगा तो हम सारे अड्डों पे अटैक करेंगे जो जो अमेरिका के इस रीजन में